चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक देखा था, दैट वाज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स अप्लाई करेगी, एंड दैट फोर्स वाज इक्वल टू क्यू वी पी साइन थीटा। देखे थे तो। और जब यही चार्ज एक कंडक्टर में लगेगा तो क्या होगा, ये हमने किया था क्या, किसी हेडिंग डाला था हमने। तो उसके पहले और क्या किए थे, अच्छा उस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ लिया था हमने कि फोर्स लगेगा, समझ में आ रहा है ना। फोर्स का वैल्यू क्या है वो भी समझ में आता है, क्यू वी बी साइन थीटा। पर वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए अपन एक रूल निकाले थे, दैट वाज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि व्हेन वी स्ट्रेच अवर finger, forefinger, central finger and thumb of a left hand such that they are perpendicular to each other. In that case, सबसे पहले हमें अपने हाथ को ओरिएंट करना है अपने फोर फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन एडजस्ट योर हैंड बाय प्लेसिंग द सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या पॉजिटिव चार्ज की तरफ। देखिए जो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का होता है वही डायरेक्शन करंट का होता है, बिकॉज करंट नेगेटिव डायरेक्शन के ऑपोजिट फ्लो करता है ना। तब उस केस में थंब जिस डायरेक्शन पे होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये देखा था हमने लास्ट, ठीक है। अब यही सेम रूल अप्लाई करेंगे कंडक्टर के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने ये रूल अप्लाई किया था एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, एक अकेला चार्ज पार्टिकल था। अब उसको हम अप्लाई करेंगे कंडक्टर के ऊपर, तो पूरा कंडक्टर मूव होगा, क्योंकि कंडक्टर इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इतने सारे चार्ज पार्टिकल इस कंडक्टर में, तो जब सारे चार्ज पार्टिकल मूव होंगे तो आपका कंडक्टर मूव होगा, ठीक है। तो हेडिंग क्या डाले थे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, यही था हेडिंग। ओके, इसका एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी है, अगर एनसीईआरटी रखे हैं तो एनसीईआरटी भी खोलेगा। एक बार एनसीईआरटी निकालना, सभी एनसीईआरटी निकालो। देखना इस टाइप का डायग्राम कुछ होगा आपकी बुक में, देखना एक बार। एक्सपेरिमेंट करके है, कौन से पेज नंबर पे बता रहा हूँ मुझे, पेज नंबर 230, पेज नंबर 230 में ये डायग्राम होगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो इसको समझना क्या है, यहाँ पे हमने एक मैग्नेट रखा है, एक हॉर्स शू, उसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप का रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ अपने मैग्नेट रखा है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, एक मैग्नेट रखा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। ओके, नाउ एक स्टैंड लिया है जिसमें हमने एक कंडक्टर को लटकाया है, एल्यूमिनियम का ये रॉड है, रॉड ए बी। एल्यूमिनियम का कोई भी कंडक्टर ले सकते हैं, कॉपर रॉड ले लो, कोई सी भी आयरन रॉड ले लो, ठीक है। एल्यूमिनियम में, क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ा सा लाइट भी होता है, हल्का होता है ना, वजन में एल्यूमिनियम थोड़ा हल्का होता है, इसलिए उसके ही एलॉय बनाते हैं जो हम एरोप्लेन्स में यूज करते हैं एज अ पार्ट्स, ठीक है। बिकॉज एल्यूमिनियम का जो एलॉय बनते हैं वो हल्के बनते हैं। तो एल्यूमिनियम का हमने एक कंडक्टर ले लिया और ये वायर से पूरा उस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया बैटरी से और एक स्विच लगा दिया बीच में। ये इसलिए किया ताकि हम इस एल्यूमिनियम कंडक्टर में करंट फ्लो करवा सकें, ठीक है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, तो इस वक्त अगर आप एल्यूमिनियम को टच करोगे तो आपको करंट फील होगा, राइट। बट क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में है, तो ये कंडक्टर मूव भी करेगा बिकॉज इसको फोर्स लग रहा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पे क्या लगा रही है, एक फोर्स। वो फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे कि ये किस तरफ घूमेगा। समझ में आ रही बात। यही प्रिंसिपल हम इलेक्ट्रिक मोटर्स में लगाते हैं। डीसी मोटर जो होती है ना, उसमें यही प्रिंसिपल लगता है। उसके अंदर एक मैग्नेट होता है,
और उस डीसी मोटर को हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं और अंदर इसी टाइप का एक कंडक्टर होता है। जैसी सप्लाई देते हैं हम, उस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। नाउ दैट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कंडक्टर मूव करता है और अब उसमें आप जो भी पार्ट लगाओगे वो मूव करेगा। आप मोटर में एक या शाफ्ट जैसा कुछ बाहर आता है डीसी मोटर में। डीसी मोटर दिखाता हूँ कैसी होती है। ये डीसी मोटर है, इसमें ये जो दिख रहा है, ये वाला एरिया ये घूमता है। अंदर पूरा आपका वही मैग्नेट है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, उसके कारण वो मूव करता है कंडक्टर अंदर, और कंडक्टर से ये शाफ्ट लगा हुआ ये वाला, ठीक है, ये चीज मूव करती है। अब इसमें आप कुछ भी लगा दो वो मूव करेगा, यहाँ एक छोटा सा पंखा लगा दो वो मूव करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये होता है इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग। ठीक है, हम प्रिंसिपल देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का, बट जो अभी अपन हेडिंग डाले हैं ना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences some force. ये प्रिंसिपल है, समझ रहे हैं? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences some force. it मतलब कंडक्टर कंडक्टर करंट को फ्लो करवा रहा है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसको एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स के कारण वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट को अपन लिख लेते हैं, लिखना नीचे। if a current carrying wire 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 कंडक्टर भी लिख सकते हो उसकी जगह, ठीक है, is present in a magnetic field, if a current carrying wire is present in a magnetic field, is placed in a magnetic field भी चलेगा, is present in a magnetic field, comma, it experiences a force, it experiences a force to experience करिए force because that conductor is made up of charge particles, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। और जस्ट पिछले सेक्शन में हमने क्या देखा था कि एक चार्ज पार्टिकल को फोर्स एक्सपीरियंस होगा, पूरे कंडक्टर को फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो क्या लिखे? अ फोर्स ड्यू टू द फोर्स ऑन, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू द फोर्स ऑन, ड्यू टू द फोर्स ऑन charges moving in it, due to the force on charges moving in it, charges moving in it। ठीक है, ये आता है एग्जाम में ना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट, है ना, जिसमें आप ये दिखाओगे कि फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इतना लिख के ये डायग्राम बनाएंगे, फोर्स का वैल्यू लिखेंगे और फोर्स का डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है, फोर्स का वैल्यू हमने वहां क्या निकाला था? F was equal to कितना था? F is equals to QVB sin थीटा था। ठीक है, अब यहां पे यही होने वाला है BIN sin थीटा। B की जगह B ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे अपन, है ना। बट अब चार्ज की जगह आपका क्या आ जाएगा? करंट, बिकॉज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट। समझ रहे हो ना? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम या पर यूनिट लेंथ, कंडक्टर का एक लेंथ होगा ना, उसमें चार्ज मूव कर रहा है तो वो अब करंट बनाएगा। पहले एक चार्ज अकेला करंट नहीं बना रहा था, अकेला एक चार्ज करंट नहीं बना पाएगा, आपको बहुत सारा चार्ज चाहिए ना जो कंडक्टर से फ्लो करे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तब वो करंट बनाएगा। I इज इक्वल टू Q/T। तो अब ये चार्ज को रिप्लेस कर देंगे करंट से, और ये वेलोसिटी को रिप्लेस कर देंगे लेंथ से, कि इस कंडक्टर का लेंथ कितना। ठीक है, इस कंडक्टर का लेंथ, इसमें फ्लो होने वाला करंट और इसमें लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? और साइन थीटा रहेगा सेम। ठीक है, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
करंट का क्या डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, उसका दोनों का एंगल थीटा, उसका साइन, साइन थीटा। समझ रहे? तो अब नया फॉर्मूला ये हो जाएगा कंडक्टर के लिए, रूल सेम लगेगा फॉर फाइंडिंग द फोर्स, रूल वही है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड। ठीक है, ओके नेक्स्ट लाइन में लिखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इज इज, अब ए बी सी डी करके 4 पॉइंट लिखेंगे, इज ए करके लिखना, इज directly proportional to current flowing in the conductor, directly proportional to current flowing in the conductor, directly proportional to current flowing in the conductor, that is F directly proportional to I. The second point, directly proportional to magnetic field, that is F directly proportional to B. And third point, directly proportional to L, यानी कि length of the conductor, that is F directly proportional to L. लिख लेंगे तीनों पॉइंट एबीसी करके। ऊपर अपन एक ही बार लिखे ना, मैग्नेट फोर्स इज, अब बस 3 बार लिख रहे हैं, बार बार फोर्स फोर्स नहीं लिख रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया, दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी लिखते चलना एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी सिंबॉलिक फॉर्म में। एंड थर्ड पॉइंट, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ना एक और फोर्थ क्या बच गया, is directly proportional to sine of the angle between current and magnetic field, is directly proportional to sine of the angle between current and magnetic field। तो वो फोर्थ हो जाएगा आपका f directly proportional to sin theta, f directly proportional to sin theta। जल्दी चारों पॉइंट लिखो, चारों का ये एक्सप्रेशन लिखो फटाफट। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, थीटा। बोर्ड स्पिरिट नहीं है ना कुछ। तो आ गया ना बोर्ड का वेबसाइट को पेड इंग्लिश में। ठीक है, हो गया, चारों पॉइंट लिख लिए है ना, चारों कंबाइन कर दो, तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL sin थीटा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL sin थीटा। ठीक है, आप K लगा के K को इक्वल टू 1 पुट करके फाइनल फॉर्मूला भी यही लिख सकते हो, BIL sin थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। स्कूल में डीसी मोटर नहीं पढ़ाए होंगे ना, जनरेटर भी नहीं पढ़ाए होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी नहीं पढ़ाए होंगे, हाँ तो रोलिंग है। ठीक है, तो इसके बाद हमको डीसी एसी पढ़ना है बस, और हाँ बस, और डोमेस्टिक सर्किट, घर में सर्किट कैसा होता है। हाँ, हो गया ये। ओके, नेक्स्ट लाइन में, द डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम, द डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम, द डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम Fleming's left hand rule. The direction of force can be found out from Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule.
ठीक है, मीन्स लेफ्ट हैंड, जो अपन पहले लिख चुके हैं, वापस नहीं लिख पा रहा उसको, ठीक है। बाकी ये डायग्राम आप लोग बुक से बना लेना, वह जगह छोड़ दो और पेज नंबर डाल दो, पेज नंबर फिगर नंबर डाल देना बुक से बनाना के लिए, ठीक है। पेज नंबर 230, फिगर नंबर 13.12, ठीक है। फिगर 13.12, पेज नंबर 230, ये ड्रॉ करेंगे इसमें, तब ये आंसर पूरा कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है? और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लिखना है ना, वो तो अपन इसके पहले लिख चुके हैं, इसलिए अपन यहाँ वापस नहीं लिख रहे। अगर यही क्वेश्चन आता है तो आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लिखना है कि कौन सा फिंगर क्या बता रहा है, ठीक है, और फोर्स हमें किससे पता चल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन डालना, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन डीसीएसी बोलते हैं, ठीक है। दोनों को डिफाइन करते हैं, लिखना फर्स्ट पॉइंट, इफ करंट फ्लोज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, if current flows always in the same direction, if current flows always in the same direction, if current flows always in the same direction, the current is called direct current. The current is called direct current. The current is called direct current. ठीक है, and the source, हाँ, तो डायरेक्ट करंट का डेफिनेशन हो गया, और ये हमें डायरेक्ट करंट मिलेगा कहां से, उसके सोर्स से, है ना, जो कि बैटरी हो सकता है, एक सेल हो सकता है, या डीसी जनरेटर हो सकता है, ठीक है। हाँ, and the source of direct current is generally a cell, and the source of direct current is generally a cell, is generally a cell or a battery, or a battery, or a DC generator, or a DC generator, or a DC generator, ठीक है। एक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं अपन, यहाँ पे सर्किट डायग्राम में ये एक रजिस्टर लगा दिया मैंने, और यहाँ एक सेल लगा दिया, तो अब जो करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा होगा ना, ये एक तरह का डीसी करंट है, जो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में ही फ्लो करता रहेगा, उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा करंट का। और इसी करंट को हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं, है ना। करंट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो वो करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हैं। टाइम के साथ करंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, इट विल बी कांस्टेंट। ये दोनों बना लो, ये एक सेल हो गया आपका, दिस इज अ रजिस्टर, तो डीसी करंट फ्लो कर रहा है इसमें। ये ग्राफ समझ में आ रहा है ना, इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि करंट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही है, एक ही डायरेक्शन में है, और हमेशा कांस्टेंट है। हो गया, ग्राफ बना लिए, नीचे लिखना, according to the graph, according to the graph, according to the graph, the current is direct current because, according to the graph, the current is direct current because the current is a direct current because
because it always has a positive value, because it always has a positive value, because it always has a positive value, and is steady, and is steady and a constant, and is steady, STEADY, and is steady because its value does not change, because its value does not change, because its value does not change. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में एसी के बारे में लिखेंगे. If current changes its direction, if current changes its direction, if current changes its direction, if current changes its direction after regular intervals of time, after regular intervals of time, after regular intervals of time, the current is said to be alternating current. The current is said to be alternating current. The current is said to be alternating current. Next time, the source of an alternating current is an, the source of an alternating current, the source of an alternating current the source of an alternating current is an AC generator, is an AC generator, is an AC generator. नेक्स्ट लाइन में इसका भी पहले सर्किट बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं. ये रजिस्टर रहेगा. रजिस्टर मतलब कोई भी लोड हो सकता है, कोई भी डिवाइस जिससे अपन, मतलब जो भी डिवाइस जिसको हम चलाना चाह रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई के लिए हम सिंबल इसका अलग होता है ना. एक साइनोसॉइडल कर्व होता है, आपको साइन कर्व पढ़े हो ना, तो साइन का एक कर्व होता है, उस साइन के कर्व को हम ऐसे बनाते हैं. अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखोगे ना, तो ये है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे साइन 0 0 होता है. फिर साइन 90 1 होता है ना, तो ये है 90 डिग्री, जहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है 1. फिर साइन 180 0 हो जाता है, ये पता है, साइन 180 0. ओके, कोई बात नहीं, साइन 180 0. फिर साइन 270 -1 हो जाता है, और साइन 360 वापस से 0 हो जाता है. समझ रहे? फिर ये साइकिल चलती रहेगी. तो ये जो कर्व बना है, एक्चुअली साइन का कर्व है. बाकी जगह जो वैल्यू वो हमेशा बढ़ती रहेगी. साइन 0 पे 0 है, पर साइन 90 तक 1 है ना, तो उस बीच में सारे एंगल पे वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो इसलिए बढ़ रही है वैल्यू. उसके बाद 90 से 270 तक वैल्यू घटती जाएगी, कहां तक? -1 तक, और उसके बाद वापस से 0 तक बढ़ेगी. तो ये आपके साइन का कर्व होता है. और ऐसे ही अपन कॉस का ही बना सकते हैं, बस कॉस का स्टार्ट ऐसे होता है, 0 पे 1 होता है ना, कॉस 0 क्या होता है? 1. इसलिए इसका स्टार्टिंग कैसा होता है? 0 डिग्री पे 1. ये 0 पे 0, ये 0 पे 1 होता है. क्लियर है? ये 90 पे 0 होता है, इसलिए देखो 90 पे 0 चला गया. समझ लो क्या बोल रहा हूँ. 180 पे -1 होता है, तो नीचे चला गया, और 360 पे ये 0 हो जाएगा. क्लियर है? तो ये आपका साइन का कर्व होता है, तो ये एसी का कर्व होता है. एसी भी ऐसे ही चेंज होता है, जैसे कि आपका एक साइन वेव चेंज हो रहा है, जस्ट लाइक दिस. फर्स्ट तो ग्राफ बना है ना,
दिस इज द ग्राफ ऑफ एसी करंट, समझ रहे? अल्टरनेटिंग, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो फिर से बना रहा हूं मैं। ऊपर जो बना है वो तो सर्किट डायग्राम है, नीचे अपन ग्राफिकली शो कर रहे हैं। तो ग्राफिकली ऐसे शो कर देना एसी करंट को, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल ऐसे चलता है। आगे साइन का करें, हाँ नहीं चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन बार बार, एक बार पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऊपर से करंट भी कांस्टेंट नहीं है ना, करंट कीप्स चेंजिंग। वहां पे करंट कांस्टेंट था, स्टेडी था, बट यहाँ पे करंट कीप्स चेंजिंग। ग्राफ बना ली, ग्राफ के नीचे लिखना ग्राफिकली, ग्राफिकली एसी, ग्राफिकली एसी करंट shows that shows that shows that that it changes its direction, shows that it changes its direction, changes its direction, full stop. It becomes zero twice in a cycle, it becomes zero twice in a cycle, it becomes zero twice in a cycle, twice in a cycle। और ये जो डायग्राम आपने बनाया ना, इसमें एक डायग्राम और बनाएंगे, एक बार करंट का डायरेक्शन ऐसा रखना और सेम डायग्राम में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट कर देना, लाइक दिस। एक साइकिल में करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट दिखाना, और दूसरे साइकिल में मतलब हाफ साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल है ना, यहां से लेके चालू हुआ वापस मीन पोजीशन पे आ गया ना, ये कंप्लीट साइकिल हुआ, उसके बाद तो रिपीटेशन हो रहा है क्लियर है ना? तो पहले हाफ साइकिल में उसका डायरेक्शन ऐसा था और बाकी के हाफ साइकिल में उसका डायरेक्शन ऐसा, तो करंट का डायरेक्शन भी दिखा। हो गया, चलो नेक्स्ट नहीं डालना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि घरों में कनेक्शन कैसे होते हैं, है ना, वहां कितने वायर्स होते हैं, वायर में क्या क्या लगा होता है, हमारे स्विच बोर्ड में क्या क्या होते हैं, और वायर का क्या क्या काम है, ठीक है। तो इतना हमें पता है कि डोमेस्टिक सर्किट्स में सारे लोड आपस में पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं, तो अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही कि ऑल द लोड्स या जितने भी आपके डिवाइसेस हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके रीजन अपन पढ़ चुके हैं पहले ही कि सबकी करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, सब पर 220 वोल्ट पे चलते हैं, इससे सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए और पैरेलल में ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। और तीसरा चीज अपन क्या देखे थे कि सबके स्विचेस अलग अलग हैं, आप अगर एक कोई डिवाइस को बंद करना चाहते हो तो उसको आप अलग से कर सकते हो, बट अगर यही सारे डिवाइस सीरीज में होते तो अगर एक को बंद करते तो सारे बंद हो जाते,
समझ रहे हैं? या अगर एक फॉल्टी होता तो बाकी सारे ही बंद हो जाते क्योंकि सर्किट आपका ओपन हो जाता। क्लियर है? ठीक है, ओके, तो इसमें लिखेंगे in houses in houses in houses we have 3-pin sockets. In houses we have 3-pin sockets, 3-pin sockets, which is used to run an electrical appliance, which is used to run an electrical appliance. और ये कब होगा? जब अपन उसके प्लग को उस 3-pin सॉकेट में डालेंगे, राइट? Which when fitted with a 3-pin plug, which when fitted with a 3-pin plug, which when fitted with a 3-pin plug. ठीक है, अब ये 3 पिनों में, तीनों पिन का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो एक होती है आपकी लाइव पिन, एक होती है न्यूट्रल पिन, और एक होती है अर्थ। ठीक है, सबसे टॉप वाली जो पिन होती है दैट इज अर्थ, बाकी एक न्यूट्रल और एक लाइव। लाइव आपका मेन वायर होता है ना, जिसमें एक्चुअल करंट फ्लो करता है। ठीक है, और अर्थिंग तो एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है, वो नहीं होगा तो काम तो करेगा आपका डिवाइस, है ना, बट थोड़ा रिस्क रहेगा डिवाइस को चलाने में। अगर उसमें कहीं करंट बाहर है और आपने उसको छू दिया, उस वायर को भी छू दिया, तो वो करंट आपको भी लग सकता है। मतलब कोई मेटालिक पार्ट में जैसे करंट है ना, तो उस केस में आपको करंट लग सकता है। ठीक है, चलो, तो the 3 pins in the plug are 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 देखो अभी 2 ही वायर का यूज किया मैंने, है ना, इसमें अर्थिंग नहीं है। ठीक है, बट ऑलरेडी आपके जो भी जब हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तब हम अर्थिंग देते हैं, है ना। अर्थिंग मतलब एक प्रॉपर वायर आपके ग्राउंड में डिप करके डाला जाता है, वहां पे कॉपर प्लेट रखी जाती है ताकि पूरा का पूरा करंट उस वायर से कॉपर प्लेट में चला जाए। कॉपर प्लेट अर्थ के अंदर गड़ी हुई है, और फिर वो वायर को बाहर निकाल के हम अपने मीटर में लगा देते हैं। तो एक वायर मीटर से घर के अंदर दौड़ता है और 2 वायर पोल से घर के अंदर आता है। टोटल 3 वायर घर के अंदर आ रहे हैं। एक ऑलरेडी अगर आपने अर्थिंग करी होगी तो आपके मीटर से आएगा, और अगर नहीं करी होगी तो वो वायर अर्थिंग कभी होगा ही नहीं, आपके घर में अर्थिंग है ही नहीं। फिर 3 सॉकेट का और 3 प्लग में जो एक पिन है ना, वो वेस्ट है, वो बस देखने के लिए। अगर अर्थिंग है ही नहीं घर में तो वो थर्ड पिन का क्या करेंगे अपन? उसको तो वायर को करंट नीचे लेके जाना है ना, पर नीचे तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है, खाली है नीचे। तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी अर्थिंग होती है तो इस टाइप के मेटालिक पार्ट जो होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो ना कनेक्टर, है ना, इसमें आपको करंट नहीं लगेगा आप छूओगे तो उसको, जबकि ये तो एक मेटालिक कंडक्टर है ना, ये जो बाहर लगा हुआ है। ये आप यूएसबी वाले ही पार्ट देख लो, जैसे ये जो स्पीकर में लगा हुआ है, ये वाला पार्ट, है ना, इसको मैं छू रहा हूँ, मुझे करंट नहीं लग रहा है, जबकि इसमें करंट है, राइट। और मुझे क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो पूरा करंट अर्थ से, मतलब ये अर्थ वायर से ग्राउंड में जा रहा है। इसमें तो 3 पिन है ना, लैपटॉप के चार्जर में तो 3 पिन है ना, तो ये जितना भी करंट इसके ऊपर होगा ना, मेटालिक पार्ट के ऊपर, ये उस वायर ने अर्थ में कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग है। वरना इसको छूने से करंट लगता, एकदम हैवी करंट भी नहीं लगता, क्योंकि सब थोड़ा डीसी पार्ट ही है ना, ये सारी चीजें डीसी से चल रही है, तो इतना हैवी करंट भी नहीं लगता, बट हाँ थोड़ा सा हल्का सा शॉक जरूर लगता है। बट वो नहीं लग रहा, उसका कारण क्या है? अर्थिंग। तो अर्थिंग एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जैसा, ठीक है, मतलब अर्थिंग नहीं भी होगी तो भी आपके डिवाइसेस रन होंगे। ठीक है, क्योंकि मेन तो लाइव और न्यूट्रल होता है, क्योंकि करंट लाइव से दौड़ के न्यूट्रल से वापस जाता है, इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होता है।
समझ रहे हैं? ठीक है, तो पहला क्या लिख रहे हो, लाइफ पिन। पहला लिखना द थ्री पिन्स या थ्री पिन्स इन द प्लग आर, फर्स्ट वन इज लाइफ पिन। लाइफ पिन का क्या सिग्निफिकेंस है, लिखते हैं हाइफन डाल के लिखना। दिस पिन इज कनेक्टेड विद अ रेड कलर्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर। दिस पिन is connected with a red colored insulated copper wire। एक कलर कन्वेंशन दिया जाता है ना इन सबको, वायर्स को, ताकि कोई अगर टच करे तो वो रेड वाले वायर को डायरेक्टली टच ना करे। समझ रहे हो? इसलिए क्योंकि रेड, देखो कलर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कलर बस पहचानने के लिए। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो दिस पिन इज कनेक्टेड विद अ रेड कलर्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर। Stop. When connected to the socket, when connected to the socket, when connected to the socket with the switch on, with the switch on, with the switch on, comma, it has a potential of 220 volt. It has a potential of 220 volt. 220 volt. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड लिखना न्यूट्रल पिन। न्यूट्रल पिन, लाइफ पिन का मतलब समझ आ गया क्या लिखे हैं? इस ये वायर बेसिकली तीन प्लग में से, तीन प्लग पिन में से एक वायर आपका लाइव वायर है, जिसके अंदर पिन के अंदर एक वायर होगा जिसमें रेड कलर का इंसुलेशन होगा, जस्ट टू डिटेक्ट कि हाँ ये वायर लाइव वायर है, तो हम रेड कलर यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, अब अगर आपने स्विच ऑन किया तो उस वायर में 220 वोल्ट सप्लाई है, मतलब वो एक हाई पोटेंशियल रीजन है, और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है, मतलब न्यूट्रल वायर लो पोटेंशियल रीजन होगा, तभी लाइव वायर से करंट फ्लो के न्यूट्रल वायर में जाता है। ठीक है, सेकेंड न्यूट्रल पिन, इसमें लिखेंगे दिस पिन इज कनेक्टेड टू अ ब्लैक कलर्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर। पूरा सेम लाइन है फर्स्ट लाइन के जैसा पहले वाले का, बस वहां रेड था यहाँ ब्लैक है। इसके लिए अपन कलर कन्वेंशन क्या यूज करते हैं, ब्लैक। This pin is connected to a black colored insulated copper wire। उसमें क्या लिखे थे, when connected to the socket ना, पूरा लिखो, पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट की जगह क्या लिखोगे, 0 वोल्ट। सेम पूरा लाइन 220 की जगह 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 0 वोल्ट का लाइन है, और जो आपका लाइट पिन है वो 220 वोल्ट का लाइन है। तो जो भी करंट आ रहा होगा, है ना, वो कैसे आता है, लाइफ पिन से करंट आपके डिवाइस में जाएगा, डिवाइस से वो न्यूट्रल पिन में आएगा। इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होता है। समझ रहे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे अपन बैटरी में नहीं बनाते हैं, ये बैटरी बना दिया हमने, और ये रहा मेरा बल्ब, राइट। तो करंट कैसा जाता है, पॉजिटिव से निकलता है, बल्ब से होते हुए नेगेटिव में आता है ना। इन द सेम वे यहां कैसे होगा, करंट लाइव वायर से डिवाइस के अंदर जाएगा, डिवाइस को चालू करेगा, और डिवाइस से वापस वो न्यूट्रल वायर से वापस सर्किट कंप्लीट करेगा, लाइक दिस। तो फर्क इतना है कि डीसी था, वो हम एसी की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में लिखना, we know that current flows from high potential to low potential। We know that current flows from high potential to low potential। We know that current flows from high potential to low potential। We know that current flows from high potential to low potential। Thus the current flows into the electrical appliance। Thus the current flows from
sorry, flows into the electrical appliance, into the electrical appliance, into the electrical appliance by live wire, by live wire, and comes out of the appliance from neutral wire, and comes out of the appliance from neutral wire. By live wire and comes out of the appliance from neutral wire. समझ गया ना इसका लाइन का मतलब? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट किस वायर से जा रहा है? लाइव वायर से। फिर वो करंट अंदर से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जो भी करके आ रहा होगा, चालू करके आ रहा होगा, है ना, या गर्म करके आ रहा होगा अगर वो एक हीटर है तो, है ना, वो करंट किससे फ्लो करके आएगा? हीटिंग कॉइल से। मान लो वो हीटर है तो वो करंट कहाँ दौड़ेगा? हीटिंग कॉइल में। हीटिंग कॉइल भी रेजिस्टर है, नाइक्रोम का बना होगा, है ना, उसको पूरा रेड हॉट कर देगा करंट, और लौटेगा कहां से? न्यूट्रल वायर से वापस अपने सॉकेट। समझ में आई बात? थर्ड, अर्थ पिन, अर्थ पिन, अर्थ पिन। इसका जो कलर कोड होता है वो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, उसका रेड हो गया, न्यूट्रल का ब्लैक हो गया, ये ग्रीन, ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे। द अर्थ पिन इज कनेक्टेड विद द मेटालिक पार्ट ऑफ एन अप्लायंस। The earth pin is connected. The earth pin is connected. The earth pin is connected with the metallic part of an appliance. With the metallic part of an appliance. So that if the live wire touches the metal body, so that if the live wire touches the metal body, touches the metal body due to a fault, ब्रैकेट में लिखना है इसको, ड्यू टू अ फॉल्ट को, मेटल बॉडी के बाद ब्रैकेट में ड्यू टू अ फॉल्ट। इसे रिपीट कर रहा हूं। The earth pin is connected with the metallic part of an appliance so that if the live wire touches the metal body, हमारे आयरन में, इलेक्ट्रिक आयरन में भी ऊपर मेटल बॉडी होती है, नहीं, जो ऊपर वाला पार्ट जहां हम हाथ पकड़ते हैं ना, हैंडल है, उसके जस्ट नीचे जो ऐसे दिखती है ना, वो मेटल बॉडी है। कई बार ऐसा होता है कि अंदर से लाइव वायर ना कुछ फॉल्ट के कारण उस मेटल बॉडी से टच हो जाता है, तो अगर आपने उसको छुआ, गर्म तो लगेगा ही वो, और करंट भी आएगा। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, तो वो फॉल्ट के कारण क्या हुआ? मेटल पार्ट में करंट आ गया। अब अगर अर्थिंग होगी तो वो मेटल पार्ट से अर्थ में चला जाएगा करंट, और नहीं होगी तो आपको लगेगा, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे? सो दैट इफ द लाइव वायर टचेस द मेटल बॉडी, ब्रैकेट में ड्यू टू अ फॉल्ट, ये हमेशा नहीं होता, कुछ फॉल्ट के कारण हो सकता है, ड्यू टू अ फॉल्ट, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ द अप्लायंस, ऑफ द अप्लायंस, of the appliance, of the appliance, comma, the current may flow from the earth wire. The current may flow from the earth wire. The current may flow from the earth wire. अगर अर्थिंग होगी तो, ठीक है, may flow from the earth wire, और नहीं होगी तो आपसे फ्लो होके जाएगा, नीचे तो जाएगा वो ना, करंट नीचे तो जाएगा, वायर से नीचे होके जाएगा, तो आपकी होते हुए, ठीक है। हाँ, may flow from the earth wire, full stop. If we touch the metallic part of an appliance, if we touch the metallic part of an appliance, if we touch the metallic part of an appliance, जिसमें फॉल्ट आ चुका है ना अभी, comma, current will pass through the wire to the earth wire, current will pass through the earth wire, current will pass through the earth wire
in preference to our body. In preference to our body. In preference to our body. ऐसा क्यों? पढ़ो एक बार अच्छे से क्या लिखा है करना। कंडक्टर है तो वो होती रहना चाहिए था करंट को हमारे एग्जैक्टली। हाँ क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, इसका वो कारण नहीं है, मतलब हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी कंडक्टिंग है, बट उसका रेजिस्टेंस, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कॉपर वायर से ज्यादा है ना। अब मेटालिक पार्ट को आपने छुआ, अर्थिंग है, हमने भी छुआ, मतलब वायर भी छुआ हुआ है, हमने भी छुआ हुआ है, राइट। तो करंट कौन सा पाथ चूज करेगा? जहां रेजिस्टेंस उसको कम मिलेगा, क्योंकि कॉपर वायर, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है ना, तभी तो वो एक अच्छा कंडक्टर है। तो हमारे कंपैरिजन में कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम है, इसलिए करंट प्रेफर्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ रादर देन वो हमारी बॉडी से फ्लो होने के बजाय कहां से फ्लो होना पसंद करेगा? वायर से, अर्थ वायर से। और अगर अर्थ वायर नहीं होगा तो उसके पास तो एक ही ऑप्शन है ना, भले आप फिर वो हाई रेजिस्टेंस पाथ क्यों ना हो, वो वहां से फ्लो करता है। क्लियर है? ठीक है। प्रेफरेंस टू अवर बॉडी, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज करंट prefers to pass through. This is because the current prefers to pass through. This is because the current prefers to pass through a low resistance path. A low resistance path. Pass through a low resistance path. ठीक है, इसका ग्रीन कलर का इंसुलेशन कवर होता है, वो भी लिख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम में लिखना। द अर्थ वायर हैज अ ग्रीन कलर इंसुलेशन कवर। The earth wire has a green color insulation cover. ठीक है, तो ये तो तब की बात होगी जब अर्थ वायर कनेक्टेड है, और अर्थ वायर कनेक्टेड ही नहीं है ना। आपने प्लग दो, आपने ऐसा डिवाइस लिया जिसके पास दो पिन वाला प्लग है, तब भी वो अर्थ वाला सॉकेट का कोई काम नहीं है ना, क्योंकि आपका तो डिवाइस प्लग ही नहीं है वहां पे। तो करंट कैसे जाएगा अर्थ से, मतलब अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में कैसे जाएगा करंट, जब आपका कनेक्शन ही नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ? तो एक लाइन अच्छे, if the earth wire is not connected, if the earth wire is not connected, तभी जितने भी देखो हैवी अप्लायंस आते हैं ना, जिसमें करंट ज्यादा फ्लो करता है, वो 3 पिन वाले ही आते हैं, 2 पिन वाले नहीं आते करंट, क्योंकि उसमें अर्थ वायर की जरूरत है। इसलिए वो सारे जिसमें हैवी करंट फ्लो करता है, दे ऑल कम्स विद 3 प्लग, मतलब 3 पिन प्लग। ठीक है। इफ अर्थ वायर इज नॉट कनेक्टेड, if earth wire is not connected, then current will flow from our body, then current will flow from our body, then current will flow from our body. If we touch a faulty appliance, current will flow from our body if we touch a faulty appliance. If we touch a faulty appliance. Stop. A high current will flow from our body. A high current will flow from our body. A high current will flow from our body. Will flow from our body. So stop. This electric shock may even lead to death. This electric shock may even lead to death. So, thus, earth wire prevents us from electric shocks. Thus, earth wire prevents us from electric shocks.
ठीक है, तो एक सर्किट यहाँ बना रहा हूँ मैं, उस सर्किट को बनाना है। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हाउस का ही है ना, इसको बनाते हैं। ये किसका सिंबल है? हाँ? नहीं नहीं, और कुछ, और कुछ। फ्यूज नहीं पढ़े क्या अपन? फ्यूज, ये फ्यूज का सिंबल है। हाँ, फ्यूज का बॉक्स में नहीं रहता मतलब? हाँ ठीक है, वो एक बॉक्स बना के दिखा रहे हैं कि अंदर फ्यूज कर रहा हूँ। ठीक है तो फ्यूज ही वो सिंबल सर्किट में लगा रहा हूँ, तो मैं साइन कर्व क्यों लगाऊंगा सर्किट में?
सब बनाना भाई, जितना बनाया हूँ मेरे को मजा तो ना बना आप लोग यही बनाए हो। हाँ मत बनाते ऐसे वहां लिख के आ जाना पेपर में। हम्म? हाँ चलो सर्किट समझते हैं, ध्यान देना इधर। ये दो वायर पोल से आ रहे हैं, ठीक है। उसमें एक आपका लाइव वायर है, एक न्यूट्रल है, और पोल और एनर्जी मीटर के बीच में एक फ्यूज लगा है। कभी अगर हैवी करंट आता है तो पोल फ्यूज उड़ के वो करंट आपके घर में आने नहीं देगा, ताकि आपका एनर्जी मीटर भी खराब ना हो। समझ रहे? तो एक पोल फ्यूज है बिटवीन पोल एंड एनर्जी मीटर, ठीक है। एनर्जी मीटर में आया, मैंने क्या कहा था कि आपके ग्राउंड से मीटर की तरफ एक वायर जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन के समय, जब आपका घर बन रहा होगा, है ना। तो ये वो वायर है। अब यही वायर घर के अंदर दौड़ेगा, अर्थ वायर। समझ रहे ना? आजकल घरों में तो एमसीबी वगैरह आ गए, वरना पहले वो फ्यूज होते थे, क्ले के बने होते थे वो, है ना। उसको पकड़ के खींचते थे अपन और उसका सब फिट कर देते थे अंदर वायर लगा के। और अगर वो वायर टूट गया मतलब फ्यूज उड़ गया, फिर उसको चेंज करने के लिए अपन अंदर एक और वायर माउंट करके वापस उसको फिट कर देते थे। तो वो ऐसा फ्यूज होता था पहले। आजकल उसमें तो अभी भी वैसे ही होता है ना पोल्स में। देखा होगा आपने कभी ट्रांसफॉर्मर को खुलते हैं तो उसके अंदर बड़े बड़े व्हाइट कलर के सिरेमिक के बने हुए कुछ होते हैं, वो फ्यूज होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वो बेसिकली पोल फ्यूज है। वहां तो अभी भी वही यूज हो रहा है, पर हमने घरों के सामने वाला जो फ्यूज है ना वो चेंज कर दिया आजकल। वहां पे जगह किसने ले ली है? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। उसमें भी एक बड़ा सा पावर एमसीबी होता है ना। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना। जिसमें 3-4 वाला रहता है, वो एक साथ गिरा दोगे तो पूरा लाइट बंद हो जाएगा, और बाकी सब इंडिविजुअल रूम्स के होते हैं, ठीक है। तो वही आजकल मेन फ्यूज की जगह वो आ गया बड़ा स्विच। फिर आपका एक मेन स्विच है, ठीक है। मेन स्विच से कनेक्शन अंदर आया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यही बना रहता है आजकल घर के बाहर पे ही। वहां से हर रूम में अलग अलग तीनों वायर जाएंगे, लाइव न्यूट्रल और लाइव न्यूट्रल और लाइव न्यूट्रल इन एवरी। हर रूम में एक इस टाइप का कुछ हमारे पास, हाँ, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होंगे, इसमें सॉकेट्स होंगे, है ना। तो ये उन्हीं रूम्स में जाएंगे। किसी एक रूम के बारे में बात करते हैं अपन। किसी एक रूम में जो वायर गए, वहां पे लाइट, फैन, बल्ब, उनके लिए हमारे पास सिर्फ स्विच होते हैं, प्लग नहीं लगाते हैं। यहाँ अलग से लगाना पड़ा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लग लगाया है इस वाले के लिए। समझ रहे हो? ये वाला तभी चलेगा जब ये प्लग चालू होगा ना। बाकी क्या, ये वाले लाइट के लिए थोड़ा प्लग लगा हुआ है पहले से, जो लगी नहीं है लाइट, ये लगी है, ये भी लाइट। इसके लिए बस एक स्विच है जो कि उस रूम में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ स्विच को ऑन करूंगा तो ये वाला ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगा, सिर्फ स्विच को ऑन करूंगा तो वो दोनों सीएफएल ऑन हो जाएंगे। पर ये लाइट के लिए हमने अलग से प्लग लगाया है, तो प्लग को ऑन करेंगे तभी चालू होगा, क्योंकि एक्सटर्नल लगेगी ना, पहले से लगी भी नहीं थी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इस फैन के लिए भी कोई अलग से प्लग नहीं लगा हुआ है ना। तो ये जो पहला बल्ब दिखा रहा है, ये इसी टाइप के डिवाइसेस है जिनमें हमको प्लग लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इन डिवाइसेस में दो वायर गए हुए हैं, बस आपको लाइव वायर में एक स्विच लगाना है। लाइव वायर में क्या करना है? एक स्विच लगाना है, ये वो स्विच जो वहां लगे हुए हैं लाइट्स पर। समझ रहे हो? तो आपने जैसे ही वो स्विच ऑन किया लाइव वायर वाला, तो बल्ब ऑन हो गया। तो इस टाइप के डिवाइसेस रूम में होते हैं। और बाकी कुछ डिवाइसेस हमारे एक्सटर्नल लगाए हुए होते हैं, जिसके लिए हमारे पास सॉकेट दिए रहते हैं। तो सॉकेट में कैसे लगता है? 3 पिन में एक पिन लाइट से कनेक्ट हो गया है, दूसरा पिन न्यूट्रल से, और सबसे ऊपर वाला अर्थ से। अगेन स्विच तो यहां भी चाहिए ना, तो स्विच कहां लगता है? आपके लाइट वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके घर में ऐसा कनेक्शन। तो ये जो एक लगा हुआ है ना, ये अंदर और गए हुए हैं ना अलग अलग के लिए, इसके लिए अलग कनेक्शन लगा, इसके लिए अलग, वही आगे जा जाके ये पूरा स्विच बोर्ड बना हुआ है। समझ आ रही बात? है ना? तो वहां पे सब में कनेक्शन कैसा होगा? स्विच अब कहाँ लगा होगा? लाइव वायर, क्योंकि लाइव वायर में तो मेन करंट फ्लो कर रहा है। आप अगर वहां पे स्विच लगा दोगे तो आप जैसे ही स्विच को ऑफ करोगे, लाइव वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका डोमेस्टिक सर्किट हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। और एक बस लास्ट पॉइंट इसमें बचा हुआ है कि आपके घर में दो टाइप का करंट आता है, एक 5 एम्पियर का और एक 15 एम्पियर का, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या डिवाइस कराना है।
आपको एसी चलाना है तो उसके प्लग्स और उसके सॉकेट अलग होते हैं। ये जितने भी सॉकेट यहाँ प्लग लगे हैं सब 5 एम्पियर वाले करंट के, है ना। पर जहां मुझे एसी चलाना रहेगा वहां प्लग भी बड़ा होता है, उसका पावर प्लग बोलते हैं उसको, और उसका सॉकेट भी बड़ा होता है, उसको पावर सॉकेट बोलते हैं, क्योंकि वो 15 एम्पियर की लाइन होती है, एक 5 एम्पियर की लाइन और एक 15 एम्पियर की लाइन। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये बना लियो ना डायग्राम सब। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म करेंगे ना, क्वेश्चन आंसर पार्ट और जो थोड़ा सा बच गया है